मतलब कसम नहीं खानी होगी आपको, है ना। चलिए कह रहे हैं पहला क्वेश्चन कह रहे हैं मास ऑफ अ बॉक्स मेजर्ड बाय अ ग्रोसर्स बैलेंस इन इज 2.3 kg। अब उसमें 2 पीस गोल्ड के डाल दिए, किसके डाल दिए? गोल्ड के डाल दिए भाई। अब कह रहे हैं अब बताओ क्या मास हो गया? अबे लेके भाग जा, क्या कैलकुलेट कर रहा है, पगला गया भाई। तो अब अपॉन 1000 करो, ग्राम में कितना हो गया? 0.2015 और ये कितना बन रहा है? 0.02017 32043.2। जब एडिशन होता है बेटा, सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो होते हैं बेटा हमको कितने लेने होते हैं बेटा एडिशन सब्ट्रैक्शन में, जिसमें डेसिमल के बाद मिनिमम हो। इसमें 1 है तो 1 लेने पड़ेंगे, बाकी चॉप ऑफ कर दो, क्योंकि 4 है। 5 होता है यहां पे, है ना, मतलब अगर 5 से बड़ा होता तो मैं यहां पे 4 करूंगा, कह दो आ गया। मतलब अगर यहां पे 5 होता तो मैं जानता हूं ये 5 से बड़ी क्वांटिटी है, तो फिर मैं इसको 4 कर देता, अब नहीं करूंगा, है ना। तो अब बेटा बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं, ये अगर ऑड हो, 5 हो और ऑड हो तो फिर मेरे को इवन करना है, और अगर इवन है तो फिर एज इट इज रहने देना। कह दो आ गया समझ में यार। एक पार्टिकल को फेंका यू वेलोसिटी से 60 डिग्री एंगल पे, जब 30 डिग्री एंगल होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, यू cos 60 और v cos 30 को बराबर कर दें। कह दो आ गया समझ में यार। u cos 60 और v cos 30 को बराबर कर दे दोस्तों, कह दो समझ में आ गया यार। इसी को उल्टा पूछ सकते हैं बेटा, कह देंगे 60 डिग्री पे, मतलब u से फेंका 60 डिग्री पे, इतनी वेलोसिटी हो गई, बताओ कितना एंगल होगा उस टाइम पे हॉरिजॉन्टल से? तो v cos थीटा इक्वल टू u cos फाई बराबर कर दो, या u1 cos थीटा 1 इक्वल टू जो भी v cos थीटा कर दो। कह दो आ गया समझ में यार, हाँ ना बोलो राजश्री बेटा, समझ में आ गया नहीं आ गया, है ना। तो ये बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये समझ लें ध्यान से। इसमें बेटा अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, यहाँ तो बेटा फोर्स अपॉन मास से एक्सेलरेशन निकालना है। फोर्स लगाया F 30 डिग्री एंगल पे, बहुत ही बेकार क्वेश्चन है। 40 न्यूटन का फोर्स है, कितने न्यूटन का फोर्स लगाया है? 40 न्यूटन का। तो 40 के बेटा 2 कंपोनेंट आएंगे, 40 cos 30 और 40 sin 30। 40 cos 30 क्या हो जाएगा? 20√3 और 40 sin 30 क्या हो जाएगा दोस्त? 20। कितना हो जाएगा? 20। ये आया नॉर्मल, ये क्या आया? नॉर्मल। mg कितना आएगा? 50। कितना आएगा? 50। नॉर्मल कितना हो गया दोस्त? 30। कितना हो गया? 30। तो म्यू एन कितना है? म्यू कितना दे रखा है? 0.2। कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 20√3 माइनस 6 इक्वल टू जो भी मास है 5 है। 20√3 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 5 इंटू ए। कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल मक्खन सवाल है। ऐसा क्वेश्चन मेंस में भी है इस साल, है ना। वैल्यूज डिफरेंट थी, ऐसे ही था, म्यू दिया था, फोर्स दिया था, कराया था मैंने आपको। नेक्स्ट कह रहे हैं चेन लटक रही है, L/3 लेंथ चेन से नीचे लटक रहा है। कितनी लेंथ चेन से नीचे, चेन की कितनी लेंथ नीचे लटक रही है? L/3। कितनी? ये 2L/3 उसके ऊपर है टेबल के। तो इसको ऊपर उठाने के लिए M/3 को ऊपर उठाने, है ना, mgh वर्क करना पड़ता है बेटा। चेन को अगर ऊपर लेके आए तो कितना वर्क करना पड़ेगा? mgh। कितना वर्क करना पड़ेगा? लेकिन बेटा हर एक के लिए हर एक का डिस्टेंस अलग अलग है। dmgx क्या लेना होता है? M/3 मास ऊपर लेके जाना है, और कितना सेंटर ऑफ मास ऊपर आ रहा है? L/6। अगर ये L/3 पे तो सेंटर ऑफ मास L/6 पे, M/3g L/6 कह दो आगे, mg L/18 मक्खन। नेक्स्ट इसके बाद दोस्त बेटा ये आपको बेटा पक्का आना चाहिए, वहां पर हो सकता है आपको कहते हैं L/n लेंथ नीचे लटक रही। कितनी लेंथ नीचे लटक रही है? L/n। तो क्या हो जाएगा बेटा? M/n मास हो गया, g L/2n। L/2n बेटा समझ में आ गया? M/n g L/n का सेंटर ऑफ मास कहां पे है? L/2n पे। कह दो आ गया, ठीक है। और कुछ जो बन सकता हो, ठीक है, बहुत हो गया। वैसे इस पे एक क्वेश्चन ये बनता है, जैसे मान लो L/n नीचे लटक रहा है तो ऊपर कितना हो गया? L माइनस L/n। क्या ये बात समझ में आ गया? हाँ ना बोलो। अब कह देंगे कि मतलब इस कंडीशन में चेन इज जस्ट अबाउट टू स्लिप। चेन इज जस्ट अबाउट टू स्लिप, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? मतलब अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन ने रोक रखा है, हल्का सा भी अगर नीचे गया फिसलती चली जाएगी। चेन इज अबाउट टू स्लिप मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन ने रोक रखा है। किसने रोक रखा है? अब बेटा मेरी बात सुनो, ये M/n मास है, ये M/ng से खींच रहा है। M/ng जो है वो खींचने वाला है, और रोकने वाला क्या है? म्यू M माइनस M/ng। कह दो आ गया यार, नहीं आया समझ में? तो यहां से आप म्यू भी निकाल सकते हैं। ये M/ng और यहां से जो फ्रिक्शन आ रहा होगा वो म्यू, और इसका मास क्या हो जाएगा? M में से M/n नीचे, तो M माइनस M/n। नहीं आया समझ में? टेबल के ऊपर M माइनस M/n है ना, तो बस इसको बराबर कर दिया। समझ में बेटा? बस यही क्वेश्चन तो कह रहा हूं मैं कह रहा हूं ये कैपिटल M मास है, ये स्मॉल m मास है,
ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लिप, mg इक्वल टू म्यू टाइम्स कैपिटल mg। बस यहां पर आपको ये निकालना पड़ेगा कितना मास ऊपर है। अगर वन एल बाय एन लेंथ नीचे लटक रही है, 1 बाय एन टाइम्स नीचे लटक रहा है, तो m बाय एन नीचे लटक रहा है, तो m माइनस एम बाय एन टेबल के ऊपर है। कह दो आ गया समझ में यार, आ गया तो समझ में, गुड। नेक्स्ट इसके बाद कह रहे हैं कि भाई हमने क्या करी, भाई पिचकारी चलाई, मैक्सिमम कितनी दूर तक बेटा हम मतलब पानी दे सकते हैं, मैक्सिमम कितना एरिया हम गीला कर सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वैसे तो बड़ी गलत बात है ना, लेकिन ये स्प्रिंकलर है। क्या है बेटा, ये स्प्रिंकलर। अब बेटा देखो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, है ना। अगर मान लो कि स्प्रिंकलर बेटा अगर आप घूम रहे तो बेटा मैक्सिमम रेंज क्या होती है बेटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगी रेंज, है ना। थोड़ी देर हंस लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, अब दोस्ती भी हो गई है ना। तो वी स्क्वायर बाई जी बेटा मैक्सिमम रेंज क्या होती है, यू स्क्वायर बाई जी। तो बेटा पाई आर स्क्वायर, मैक्सिमम कितनी दूरी तक पानी जा रहा है बेटा वो तो आपको पता लग गया। कम बहुत खाली हंसे जा रहे बैठ के यार, अब वो बाई चांस कभी कभी होता है, रिलेट हो जाती है बातें, समझ रहे, ऐसे हर तरफ को पानी जा सकता है। अरे हाँ ना बोलो, पाई आर स्क्वायर एरिया, क्योंकि बेटा अगर बिल्कुल बाहर में जाओ यार तुम लोग यार, 90 डिग्री पे अगर बेटा अगर मान लो कि फवारा चल रहा है तो क्या होगा, पानी वहीं पे गिरेगा, और जितना आप एंगल ऐसे करते हैं उतना दूर जाएगा, 45 पे मैक्सिमम। क्या दो आ गया, बस बहुत बढ़िया। 4 किलोग्राम का पत्थर है, 3 पार्ट में टूट गया, 1:2 1:2 1:2 बेटा। लेकिन क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा ना यार। वी स्क्वायर बाई जी मैक्सिमम रेंज हो गई, उतनी मैक्सिमम दूरी तक पानी जाएगा, उस रेडियस का सर्कल बना दीजिए बस, पाई आर स्क्वायर। कह दो आगे, पाई यू स्क्वायर बाई जी का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और मैक्सिमम रेंज क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर बाई जी का स्क्वायर। हेलो मेरे दोस्त, कह दो समझ में आ गया यार। हेलो फेयर एंड लवली, सब ठीक ठाक है, परेशान हो? हाँ, इसके बाद बेटा कह रहे हैं 1:2 में टूट गया, तो जो 1:1 वाले पोर्शन है उनका जो वेलोसिटी वो 30 और 30, कितनी 30 और 30, और 2 वाले की वेलोसिटी क्या होगी बेटा, किसी ने बॉम्ब को जाके गुदगुदी नहीं लगाई, अपने आप फूट गया, अपने आप फूट गया, है ना प्राजक्ता। तो अब बेटा देखो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, मान लो 1 इसके मास है, इसका 2, तो 1 × 30 1 × 30, तो नेट क्या हो जाएगा 2 × √2 × 30। अरे यार ए का a√2 होता है ना रिजल्टेंट। अब बेटा किसी ने फोर्स तो लगाया नहीं, फोर्स नहीं लगाया तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व। टोटल फोर्स 0 होता है तो मोमेंटम कंजर्व होता है, टोटल फोर्स 0 तो मोमेंटम कंजर्व होता है। और बेटा अगर इंटरनल फोर्स है तो इंटरनल फोर्स का सम हमेशा क्या होता है, 0। बेटा अगर मान लो कि मैं इन दोनों को सिस्टम मान लूं, मतलब थुड़थुड़ीली और बागा को, है ना, और बागा ऐसे जाकर थुड़थुड़ीली को ऐसे करके मार दे, तो बेटा सिस्टम पे नेट फोर्स क्या होगा, 0, क्योंकि वो इंटरनल है। बेटा थुड़थुड़ीली पे बागा ने लगाया, बागा ने थुड़थुड़ीली पे लगाया, ये टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन कैंसिल हो गए, कट गए, है ना। लेकिन अगर मान लो राजश्री आ गई और उसने ऐसे करके झापड़ मारा, है ना, तो वो जो है वही टोटल फोर्स है, वो जो है वही टोटल फोर्स है ना। मतलब तो कहने का मतलब है कि भाई टोटल फोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स। टोटल फोर्स क्या होता है, और बेटा काम की बात ये, टोटल फोर्स होता है टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कभी कभी ना ऐसे मतलब आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जहां पर आपसे कहेंगे बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो जो टोटल फोर्स होता है ना वो होता है टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और टोटल फोर्स में कौन सा होता है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि इंटरनल फोर्स का सम तो 0 होता है। तो इंटरनल फोर्स एक्सेलरेट नहीं कर सकते सेंटर ऑफ मास को, सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट कौन कर सकता है, एक्सटर्नल फोर्स। तो बेटा अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। कह देंगे देयर इज मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स सेंटर ऑफ मास विल एक्सेलरेट और सेंटर ऑफ मास विल नॉट एक्सेलरेट। तो सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट कौन करता है, एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स का सम तो 0 होता है, इंटरनल फोर्स का सम तो, या दोस्त कह दो आ गया समझ में। हेलो संतोषी माता, समझ में आ रहा है, गुड बॉय। तो संतोषी माता देखो बात सुनो बहुत ध्यान से, बेटा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो ही टोटल फोर्स है, तो ही सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट करेगा, तो ही सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट करेगा। मेरे को समझ में आ गई बात। अच्छा, और दूसरी बात, इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट नहीं कर सकता, इंटरनल फोर्स का सम तो 0 होता है। लेकिन इंटरनल फोर्स मोमेंटम भी चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि जब टोटल फोर्स आता है तभी मोमेंटम चेंज हो पाता है। तो इंटरनल फोर्स मोमेंटम भी चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन इंटरनल फोर्स काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकता है। इंटरनल फोर्स काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकता है। थुड़थुड़ीली और बागा खड़े हुए थे ऐसे करके, है ना, मतलब बागा ऐसे खड़ा होता, बागा ने थुड़थुड़ीली को मारा तो दोनों दूर जाके गिरे, है ना, दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, है ना। अगर ये +Q +Q 2 चार्ज हैं,
इंटरनल फोर्स है बीच का जो रिपल्शन वाला है, उसके कारण दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, पर एक के पास मोमेंटम इधर आएगा, एक के पास इधर आएगा। टोटल मोमेंटम पहले भी जीरो था, बाद में भी जीरो रहेगा। दोस्त क्या दो आ गया। तो मोमेंटम चेंज किसके कारण होता है? एक्सटर्नल फोर्स के कारण। मोमेंटम चेंज किसके कारण होता है बेटा? एक्सटर्नल फोर्स के कारण। बेटा साथ साथ बोलेंगे, मोमेंटम चेंज किसके कारण होता है? एक्सटर्नल फोर्स के कारण। मोमेंटम चेंज होता है एक्सटर्नल फोर्स के कारण। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आता है एक्सटर्नल फोर्स के कारण। पर काइनेटिक एनर्जी तो इंटरनल फोर्स भी चेंज कर सकता है। काइनेटिक एनर्जी तो इंटरनल फोर्स भी चेंज कर सकता है। अच्छा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल्टा यू, माइनस डेल्टा। और अगर खाली कंजर्वेटिव फोर्स लगता है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। खाली कंजर्वेटिव फोर्स लगता है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। कई बात याद आ गई है। और जब नॉन कंजर्वेटिव लगता है तो टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, पर मैकेनिकल एनर्जी कम होती जाती है और थर्मल एनर्जी बढ़ती जाती है। टोटल एनर्जी कंजर्व होती है। और अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, अगर एक्सटर्नल एजेंट भी आ जाए तो फिर क्या होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है चेंज इन टोटल एनर्जी, तो ही बेटा टोटल एनर्जी बढ़ती है ना। कहानी कई बार सुना चुका हूं। अब 1 इंटू 30 इसका मोमेंटम, 1 इंटू 30 इसका मोमेंटम, टोटल मोमेंटम 30√2 बराबर 2 इंटू वी। तो वी क्या हो जाएगा बेटा? 15√2 हो गया खल्लास। नेक्स्ट, सर्कुलर डिस्क इज टू बी मेड बाय यूजिंग आयरन एंड एल्यूमिनियम। आयरन और एल्यूमिनियम को यूज करके एक सर्कुलर डिस्क बनानी है मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। तो भारी वाली चीज बाहर लगानी पड़ेगी बेटा। जितना दूर भारी मास होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो, तो आयरन वाला बाहर लगा दो, एल्यूमिनियम वाला अंदर। छी, अब आर क्रॉस एफ करके अगले क्वेश्चन में 8th वाले में एंगुलर मोमेंटम निकलवाऊं या रहने दूं? तो बिल्कुल लल्लू बात है यार, करवाऊं? कितने लोग कह रहे क्रॉस प्रोडक्ट करवा दो, बड़ा मजा आ जाएगा। कोई नहीं कह रहा। टू सॉलिड स्फीयर कह रहे, दो सॉलिड स्फीयर 9th क्वेश्चन में रोल करके आ रहे हैं, तो कह रहे हैं टाइम टू कम डाउन इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर। बेटा देखो, जो एक्सेलरेशन आता है जी साइन थीटा अपॉन n+1, ना तो वो मास पे डिपेंडेंट है, ना वो रेडियस पे डिपेंडेंट है, ना वो डेंसिटी पे डिपेंडेंट है। वो केवल और केवल डिपेंडेंट है किस पे? थीटा पे और एन पे, थीटा पे और एन पे, है ना। तो बेटा जी साइन थीटा अपॉन n+1, तो बेटा वो मतलब शेप पे डिपेंडेंट है, आप कह सकते हैं ज्योमेट्री पे डिपेंडेंट है, और मतलब कौन सी बॉडी उस पर डिपेंडेंट है, लेकिन रेडियस पे, मास पे, इन सब चीजों पे डिपेंडेंट, डेंसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। कोई कहते हैं छोटी सी रिंग है और एक बड़ी रिंग है, दोनों का एक्सेलरेशन बराबर, दोनों का एक्सेलरेशन बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब कह रहे हैं एक 2r रेडियस पे बेटा एक सैटेलाइट घूम रही थी, उसको 4r रेडियस पे पहुंचाना है। याद करो बेटा, प्रदीप सर ने बताया था टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा अगर 2r के रेडियस पे कोई घूम रही थी सैटेलाइट, है ना, और r है रेडियस ऑफ अर्थ, 4r पे पहुंचाना है, तो बेटा यहां पर बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या थी पहले? -GMM/2r, ये तो थी पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इज हाफ ऑफ पोटेंशियल, ये इनिशियल टोटल एनर्जी हो गई। और फाइनल टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? आर को डबल कर दिया, हाफ हो जाएगी, -GMM/8r। गिर कहां रहा है भाई? -GMM/8r, ये -GMM/4r है। तो बेटा इसके लिए क्या हो जाएगी बेटा? अगर यहां पे हो तो -GMM/8r, -GMM/8r। दोस्त क्या दो आ गया यार? हेलो ऋषभ बेटा, पंत आ रहा नहीं आ रहा है? बेटा मेरी बात सुन लो ध्यान से बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल करना है, बस देख लो कितना आ गया। तो क्या आ जाएगा? GMM/दिस माइनस दिस करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो GMM/4r -GMM/8r, है ना। तो यहां से दोस्त क्या मिल जाएगा? GMM/8r। बेटा ये उसका हाफ ही तो है, ये x माइनस x/2 तो x/2 आ जाएगा, है ना। r से दोस्त मल्टीप्लाई डिवाइड किया, GM/r² को बोलेंगे स्मॉल g, mgr/2 इज द आंसर, mgr/8 इज द आंसर, mgr/8 इज द आंसर। ठीक है। अब कह रहे हैं एक केबल जो है वो W वेट सपोर्ट कर सकती है, आधा कर दिया, अब कितना सपोर्ट कर पाएगी? बेटा बॉन्ड्स तो उतना ही है, इतनी बड़ी केबल हो या इतनी सी हो। बेटा यहां पर अगर ये केबल को तोड़ना है ना, तो यहां पे कुछ बॉन्ड्स हैं, जितने बॉन्ड्स यहां थे उतने बॉन्ड्स यहां हैं। तो बेटा वेट तो वो कितने को सपोर्ट कर सकती है? आधी लेंथ होगी तो भी W। दूसरा वाला आधा वो भी कितना सपोर्ट कर सकता है? W। कह दो आगे। तोड़ने के लिए ताकत उतनी लगानी पड़ेगी, तोड़ने के लिए ताकत उतनी ही लगानी पड़ेगी। अरे दोस्त कह दो आ गया। हेलो निरंजन चतुर्वेदी, एनसी समझ में आ रहा है? तो बेटा मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। कह रहे हैं कि विस्कस लिक्विड में एक बॉल को छोड़ दिया, विस्कस लिक्विड में बॉल को छोड़ दिया। अब कह रहे हैं बताओ एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बेटा जैसे जैसे बेटा देखो पहले तो क्या है, उस पर नीचे को फोर्स लग रहा होगा mg माइनस ρvg, लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी 6π8rv भी आएगा। दैट इज पहले खाली नीचे को फोर्स था mg माइनस ρvg, mg ρvg, और बाद में क्या होगा 6π8rv भी आने लग जाएगा, तो नेट फोर्स कम होने लग जाएगा। नेट फोर्स जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी नेट फोर्स कम होगा। एक टाइम आता है बेटा
वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी होती है और एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, तो एक्सेलरेशन फाइनली जीरो होना चाहिए। तो किस ऑप्शन में दे रखा है? ओनली इन ऑप्शन 4, है ना। तो बेस्ट ऑप्शन को चूज कर रहा हूं, हालांकि ऑप्शन तो ये भी गलत है। जो एक्सेलरेशन का ग्राफ आता है वो ऐसा आता है, मतलब 10 to 0 को ले जाओ, है ना, इस तरीके से आता है बेटा ग्राफ, है ना। तो लेकिन मतलब अब लेकिन देखो इतनी गरीबी चलती है ना, मतलब नीट का पेपर में ऐसा चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक्सेलरेशन घटना चाहिए क्योंकि फोर्स घट रहा है, शायद सही टिक कर भी लिया होगा। नेक्स्ट, इसके बाद कह रहे हैं कि भाई दो चीजों को मिक्स किया, एक का टेम्परेचर 60 एक का 45 है, तो बेटा मिक्स करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा दोनों के बीच का। तो 45 से 60 के बीच में कौन सा नंबर है, ये सोच पाओगे? ये तो सहज भी कर लेता है, इनसे इसके बीच का नंबर बताओ, टिक करो, है ना। 45 एक का टेम्परेचर एक का 60, तो बीच का टेम्परेचर आ जाएगा। लेकिन अगर पूरा सॉल्व करना ही हो, अगर पूरा सॉल्व करना ही हो बेटा, हीट गेन्ड इक्वल्स टू हीट लॉस्ट, तो जिसका टेम्परेचर 60 है, मास तो बराबर ही है, स्पेसिफिक हीट उसकी 0.8 है, मान लो फाइनल टेम्परेचर हो गया T, तो ms डेल्टा T 60 से T हो गया, इतनी हीट उसने रिलीज करी। और दूसरा जो बॉडी है उसका मास भी m है, स्पेसिफिक हीट 0.7 है, और टेम्परेचर में कितना इंक्रीज आया, 45 से T हो गया, मतलब T हो गया 45 से T माइनस 45, T माइनस 45, तो ms डेल्टा T आपने क्या किया, बराबर कर दिया। ms डेल्टा T आपने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। दोस्त कह दो समझ में आ गया यार, है ना। तो यहां से आप T निकाल सकते हैं, है ना। और वैसे आप सोचें तो 8 into 7 7 into 8 के बराबर होगा। कुछ इसका टेम्परेचर कम होना है, कुछ इसका बढ़ना है, 15 बीच की दूरी है, 15 बीच की, तो 8 into 7 और 7 into 8 बराबर, मतलब 45 वाले का टेम्परेचर 8 से बढ़ जाएगा, तो 53 हो जाएगा। चाबी उसी में है ना। तो बेटा दोस्त मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। हेलो, इसका नाम क्या है यार, हेलो रामनाथ, सब ठीक ठाक है? पॉजिटिव सोचने लग गए हो? नहीं डालोगे ना आदत पॉजिटिव सोचने की? डाल रहे हो? नेक्स्ट, अब कह रहे हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट दे रखा है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर। कितना दे रखा है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर, और मतलब एक डिग्री मतलब 1 मीटर में 80 का चेंज आएगा। और कह रहे हैं हॉटर एंड का जो टेम्परेचर है, हॉट एंड का जो टेम्परेचर है वो दे रखा है 30, तो 1 मीटर में 1 मीटर में 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर है बेटा जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है। तो 80 से टेम्परेचर घटेगा 1 मीटर में, 80 से घटेगा 1 मीटर में, तो 80 से घटेगा 1 मीटर में, तो आधे मीटर की रॉड है। कितने मीटर की रॉड है? हाफ मीटर की। तो हाफ मीटर में कितने का घटेगा? 40 का डिक्रीज आएगा, तो यहां हो क्या जाएगा? -10 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हो जाएगा बेटा? बहुत ही शानदार तरीके से हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, कह रहे हैं एक गैस है जिसका टेम्परेचर जो है वो T0 से 2T0 करना है, एंड इट फॉलोज P/V इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब PV की पावर -1 कांस्टेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। बेटा अगर पीवी की पावर x कांस्टेंट होता है तो बेटा जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है वो क्या हो जाती है? CV माइनस R अपॉन x माइनस 1, CV माइनस R अपॉन x माइनस 1, CV माइनस R अपॉन x माइनस 1, CV माइनस R अपॉन x माइनस 1। वेरी गुड। तो CV क्या है? 3R/2, है ना, क्योंकि बेटा मोनोटॉमिक गैस है तो बेटा CV क्या होता है? FR/2, CP क्या होता है? F+2/2R, CP क्या होता है? F+2/2R, CV क्या होता है? FR/2। और गामा की टर्म्स में क्या वैल्यूज होती है? R अपॉन गामा माइनस 1 CV होता है, CV क्या होता है? R अपॉन गामा माइनस 1, और CP/CV गामा, तो CP गामा CV, गामा R अपॉन गामा माइनस 1, गामा R अपॉन, मेरे को तो याद है बेटा बातें, गामा R अपॉन गामा माइनस 1, R अपॉन गामा माइनस 1, हाँ ना, बोलो। और गामा क्या होता है? F+2/F, क्या होता है? F+2/, बस सब बातें याद है ना। तो 3R/2 C इक्वल टू CV माइनस R अपॉन x माइनस 1, -1 -1 -2, माइनस कटेगा, 3R/2 प्लस R/2 2R। बस अब बेटा पूछा है हीट सप्लाई कितनी करनी पड़ेगी, टेम्परेचर को T0 से 2T0 करना है। N C हो गया 2R और डेल्टा T हो गया T0, क्योंकि T0 से 2T0 किया, तो 2NR T0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? फर्स्ट। बहुत शानदार तरीके से हम लोग कर पाए। चलिए इसी बात पर बढ़ेंगे आगे। लो बढ़ गए आगे, ये बहुत शानदार तरीके से ये बोर्ड के सामने आ गए, बहुत ही शानदार, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। हाँ, अपने बच्चे तो देखेंगे। चलिए यही देखें। हाँ तो बेटा आप देखो बेटा 96 ग्राम ऑक्सीजन है। कितने ग्राम ऑक्सीजन है? 96 ग्राम ऑक्सीजन है ना। और बेटा 96 ग्राम हो गए तो कितने मोल हो गए? 3 मोल हो गए। कितने मोल हो गए? 6। अब बेटा कह रहे हैं उसका टेम्परेचर हमने क्या कर दिया बेटा? टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, आइसोथर्मल कंडीशन है, वॉल्यूम को डबल कर रहे हैं, तो बेटा वर्तन क्या होता है? nRT ln V2/V1, nRT ln, नंबर ऑफ मोल कितने? 3, R टेम्परेचर कितना है? 300,
ln2 छी है ना बेटा, वॉल्यूम डबल कर दी ना यार, 140/70 लिखूं, 140/70 फिर 7 2 14, जीरो को काटो, है ना। इसके बाद बेटा ये जो क्वेश्चन था बेटा, P1 V1 से P2 V2 पे गैस गई, PI VI से PF VF पे गई है, तो PV की पावर n कांस्टेंट है, देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज, अमाउंट ऑफ वर्क डन बताना है, किस में ज्यादा किस में कम। बेटा देखो मेरी बात सुनो बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना बेटा, PV स्क्वायर कांस्टेंट और PV, बेटा वैसे तो अगर आइसोथर्मल के लिए बनाऊं तो ये ग्राफ होता है, एडियाबैटिक के लिए नीचे वाला आता है, क्या बातें याद है? मतलब यहां पे n1 है और यहां पे n गामा हो गया, तो जितना n बढ़ेगा ना उतना नीचे आएगा। बेटा आप सोच भी सकते हो, देखो अगर n अगर मान लो 2 है और 3 है, वॉल्यूम मान लो डबल करी, तो एक में प्रेशर 1/4 होगा, जब P बेटा अगर PV स्क्वायर कांस्टेंट है तो P क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर हो जाएगा, वॉल्यूम डबल करूंगा तो प्रेशर 1/4 होगा, और जब क्यूब होगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डबल करने पे 1/8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/8 का मतलब क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ग्राफ, और ग्राफ नीचे आ गया तो वर्क कम हो जाएगा। तो जितना ये नंबर ज्यादा, जितना नंबर ज्यादा ग्राफ उतना नीचे, वर्क उतना कम, क्या दो आया, है ना। तो बेटा मिनिमम वर्क किसके लिए, यहां पर जो कंडीशन गिवन है n इक्वल टू गामा के लिए, n इक्वल टू, अभी मत सोच रहे 1/गामा भी है, अरे गामा तो 1 से बड़ा होता है ना, और जो 1/गामा हो तो छोटा हो गया, जितना नंबर छोटा उतना ग्राफ ऊपर, जितना नंबर छोटा उतना वर्क डन ज्यादा, उतना वर्क डन, वेरी गुड। नेक्स्ट कह रहे हैं एक ना प्लेटफॉर्म पे ना एक ब्लॉक है, एक प्लेटफॉर्म पे एक ब्लॉक है ना, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बतानी कितनी करे ताकि वो छोड़े नहीं उसको, मतलब साथ में रहे, क्या करे, तो बस आप एक्सेलरेशन g से ज्यादा मत करो। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां पे होता है बेटा, मुक्की मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां होता है, एम्पलीट्यूड पे बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन पे ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है एक्सेलरेशन, बोलो क्या होता है एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्या होता है। तो अब बेटा x जितना ज्यादा उतना एक्सेलरेशन ज्यादा, तो बेटा मेरी बात सुनो, जब वो एम्पलीट्यूड पे a पे पहुंचेगा तो बेटा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और अगर वो हो गया g के बराबर, बस इससे ज्यादा मत बढ़ाओ, है ना। अब अभी जस्ट टच करके साथ आ रहे हैं, इससे ज्यादा किया तो फिर क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, है ना, हम जुदा हो गए, रास्ते खो गए, हाँ ना बोलो यार। तो ओमेगा स्क्वायर डी, तो ओमेगा क्या आ जाएगा, √g/d, फिर ओमेगा को लिख देंगे गुस्से में आके 2πf, वहां से आप फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, बहुत शानदार। हाँ बोलो तथैया, वेरी गुड, तो वहां पे एक्सपेंशन कर दो, हाँ सही कह रहे हो आप, ठीक है। एक्चुअली ना मैं आपको बताऊं, मतलब है कि ना, ये नीट का ना एक फेवरेट सा क्वेश्चन है, जिसको ना मतलब टीचर भी यही पढ़ते हैं, है ना। मतलब कि अगर आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस है तो कोई मतलब वहां पर अगर पूछ लें किस में वर्क ज्यादा है, तो बच्चा आइसोथर्मल खटाक से टिक कर देता है ना, मतलब उसमें बच्चा सोचता ही नहीं है। तो मतलब ये मतलब एक छोटी सी मतलब गड़बड़ बात ही है, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए। अब बेटा सेम फेज में कौन से, देखो यहां पर ऐसे बना रखा है, अब सोचो बेटा ये और ये सेम फेज में होंगे, क्यों, क्योंकि जब ये वेव आगे बढ़ेगी तो ये नीचे आएगा, जब ये वेव आगे बढ़ेगी तो ये भी नीचे आएगा, बिल्कुल वैसे ही। तो ये और ये सेम फेज में, जो लैम्डा आगे होगा वो सेम फेज में होगा। अब कौन कौन से दिखा रखे हैं, बी और एफ, ये और ये पॉइंट, क्योंकि बेटा दूसरा दिखा रखा है सी और ई, सी और ई कौन सा हो गया, सी यहां पे है और ई यहां पे, अब ये और ये सेम फेज में गए तो अपोजिट फेज में हो गए। ये बेटा जब एक वेव निकलती है तो पार्टिकल क्या करता है, नाचता है, ऐसे चम करता है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, सेम फेज में कैसे हो गए, अपोजिट फेज में हो गए। भाग बी और जी, बी कहां पे है, यहां पे, जी कहां पे, यहां पे, बी और जी, अरे भाई ये इसने नीचे आना है, और जब ये इधर आएगी वेव तो इसने ऊपर जाना है, कैसे सेम फेज में हो गए, समझ में आ गया ना यार, खत्म हो गए। ई को किसके कारण बनती है, रिफ्लेक्शन। बेटा क्या हुआ कि भाई एक दिन क्या हुआ, थुड़थुड़ीली का मन किया कि भाई प्रैक्टिस कर लेते, ऐसा ना हो कि टैलेंट खत्म हो रहा हो, तो वो पहाड़ के पास गया, ताली बजाने लग गया, है ना। तो अब वो पहाड़ के पास ताली बजाई तो क्या हुआ, ताली की आवाज रिफ्लेक्ट हो गई, तो उसको दोबारा सुनाई दे रहा था, फिर उसको समझ में आया कि हाँ टैलेंट जिंदा है। अरे हाँ ना बोलो यार। अब बेटा कह रहे हैं कि वर्क डन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर मूव करेंगे चार्ज को, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है, जहां पर पोटेंशियल बराबर रहेगा, हेलो, जहां पे पोटेंशियल, अब पोटेंशियल बराबर है, अच्छा वन चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल, वन चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं, हाँ जहां से जहां लेके जा रहे हैं वहां दोनों जगह पोटेंशियल बराबर है, वहां दोनों जगह पोटेंशियल, अरे तो पोटेंशियल में डिक्रीज ही नहीं आ रहा, कुछ इंक्रीज ही नहीं आ रहा, वर्क कितना करना पड़ेगा, जीरो, क्या दो आया, हाँ ना बोलो। तो बेटा वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। तो बेटा कहने का मतलब, वैसे मेरे को इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में और क्या क्या मालूम है, पूर्णिमा खड़ी होकर बताओ,
बिल्कुल सही, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। दो इक्विपोटेंशियल एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करते हैं, है ना। ऐसे नहीं हो सकता कि एक ऐसे एक ऐसे। और बेटा अब बेटा ये तो सीख लिया, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब वर्क घूमता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वर्क करेगी, जीरो, क्योंकि बेटा पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। अब कैसी पाथ में बेटा बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मतलब कैसी पाथ हो सकती है जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क ना करे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर भाग रहे हो। अच्छा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड से, हाँ काम याद आ गया, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर भाग, इलेक्ट्रिक फील्ड से जब अभी मिनट उठना मत, है ना। तो बेटा मेरी बात सुन लो बहुत ध्यान से। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर भागेंगे तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कोई वर्क नहीं करेगी, बोलो आया। वेरी गुड। अब बेटा है क्या, देखो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। अब बेटा मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस से फील्ड लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। और बेटा जहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होते हैं वहां पे फील्ड लाइंस भी क्या होती हैं बेटा, पास पास होती हैं। और जहां फील्ड लाइंस दूर दूर होती है वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस भी क्या हो जाते हैं, दूर दूर। कह दो आगे। अगर मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो फील्ड लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर। और जहां पास पास है वहां फील्ड लाइंस पास पास, और जहां दूर दूर है इक्विपोटेंशियल वहां पर फील्ड लाइंस भी दूर दूर। ये फील्ड लाइंस है, एक पर्टिकुलर डिफरेंस पे होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। जस्ट याद दिला दी मैंने आपको, है ना, बिकॉज याद दिलाना इन नीड इज अ याद दिलाना इन डीड। कह दो आया। थोड़ी ली बेटा, यहां पे डाइपोल मोमेंट इसकी पी है। अब बेटा यहां से थीटा एंगल पे बताना है पोटेंशियल कितना हो। अरे भाई पी कॉस थीटा पी साइन थीटा, याद आया? क्या बना रहा है भाई, पी कॉस थीटा पी साइन थीटा, पी का पी कॉस थीटा पी साइन थीटा। पी कॉस थीटा के कारण बेटा पोटेंशियल आएगा, पी साइन थीटा की तो इक्वेटोरियल हो गई। इक्वेटोरियल पोजीशन पे बेटा इक्वेटोरियल पोजीशन पोटेंशियल क्या था, जीरो। तो इसके कारण आएगा के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। क्या आएगा, के पी कॉस थीटा बाय, किसी का सर वेक्टर फॉर्म में लिखो, वेक्टर फॉर्म में लिखो, दम है तो। अब दम की बात कर दी, है ना। कोई चार परोठे नहीं खाए भाई, आटा छोड़े, बड़ा टाइम हो गया अब तो यार। के पी डॉट आर कैप बाय आर स्क्वायर। अरे बोलो है यार, हाँ ना बोलो। हेलो मोनू बहादुर, खड़े जाओ, है ना। आवाज आई तुम्हें बेटा? अगर वो चेयर बोल सकती है तो चिल्ला चिल्ला के कह रही होती मारो इसको। हम तो सही में हम बच्चों को ही बोलते हैं, अगर गद्दे बोल सकते होते ना भाई साहब, वो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं मारो इन कमबख्तों को। पहले सुसु करेंगे, फिर गरम गरम लोहा लगा देंगे, प्रेस करके सुखाएंगे। भाई मतलब बोल सकता हो, कहता है भाई इससे बढ़िया मेरे को पकौड़े तल लो नर्क में ले जाके। पता नहीं क्या कर रखा है। चलिए ये देखिए। हाँ हेलो, बैठो बैठो। अब बैठेगा वो भाई, वो चिल्ला नहीं सकती, तो चिल्लाती तुरंत अभी। तो के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, तो पी डॉट आर कैप कर देंगे, पी डॉट आर कैप। तो क्या आ जाएगा बेटा, पी कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, पी कॉस थीटा, है ना। तो बेटा देखो यहां पर बेटा क्या है, अब मेरे पास क्या है, कैपेसिटर। क्या है बेटा, उसमें डाल दिया डाइलेक्ट्रिक, आधे में K1 आधे में K2, ठीक है। ये ऊपर वाली प्लेट, ये नीचे वाली प्लेट। अब बेटा देखो एक बार की बात है, मेरे को कंडक्टर मिला, कहता बताओ हम में बड़ी एकता है, कैसे पता लगता है? तो मैंने बताया कि भाई जो तुम्हारे एक पॉइंट का पोटेंशियल होता है वही हर एक पॉइंट का पोटेंशियल, जो एक पॉइंट का पोटेंशियल होता है, बॉडी ऑफ कंडक्टर इज इक्यू पोटेंशियल, बॉडी ऑफ कंडक्टर इज, क्योंकि फील्ड जीरो होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क जो करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो करेगी, जीरो वर्क करेगी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वर्क डन, डिक्रीज इन पोटेंशियल होता है, वर्क डन। तो पोटेंशियल में कोई डिक्रीज नहीं है, हर जगह पोटेंशियल क्या होता है बेटा, बराबर होता है। तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इससे भी कह सकते हो माइनस डीवी बाय डी आर फील्ड होती है। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है, उसको कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होगा, फील्ड जीरो होगी। तो कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होती है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होती है, पोटेंशियल हर जगह सेम होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कंडक्टर के किसी ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालो, आपको वहां का पोटेंशियल ना निकालना आता हो, तो आप ढूंढो आपको किस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना आता है, आप उस पॉइंट का निकाल दो बस। अब बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से, ये A/2 एरिया, ये भी A/2 एरिया। अब हमने क्या किया, इसको दो कैपेसिटर बना दिए। क्यों दो कैपेसिटर बना दिए, पैरेलल में कैसे मान सकते हैं, वही कहानी बताई ना। कंडक्टर है, इसका पोटेंशियल मान लो है 10 वोल्ट, तो इसका 10 वोल्ट, इसका मान लो है 5 वोल्ट, तो इसका 5 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो पैरेलल में हो गए बस। अब क्या है यहाँ पे K1, यहाँ पे क्या है K2। अब इसका कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, K1 A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और इसका क्या हो जाएगा K2 A/2
एप्सिलॉन नॉट बाई डी, वो एप्सिलॉन नॉट 2 पर है, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए के बदले ए बाई 2 आ जाएगा, क्या दिक्कत क्या है? अरे नीचे आ गया शैतान। हाँ समझ में आ गया नहीं, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई, अरे हाँ ना बोलो यार। अब बेटा अगर मान लो यही होते, मान लो ऐसे ये प्लेट होती है और यहां पर डाइलेक्ट्रिक ऐसा होता, आधे में K1 आधे में K2। अब क्या करते हैं आप, यहां मान लेते कि इमेजिनरी प्लेट, तो पहले एक K1 वाला कैपेसिटर आता, फिर सीरीज में दूसरा K2 वाला आता, हाँ ना बोलो यार। पर इस केस में मान लो ये अगर DD होते, मतलब D/2 हो जाते। अब क्या करते, अब इस केस में क्या लिखते, 1/C इक्विवेलेंट, बेटा वहां पर पैरेलल में था इसलिए ऐड कर दी, 1/C इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/C1 K1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/2, D/2 से क्या जाएगा, यहां पे 2D आ जाएगा, K2 वही यहां पे 2K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई D आ जाएगा, जैसे वहां पे 2K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई D है, यहां पे 2K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई D, मतलब K2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/2 आएगा। तो समझ गए ना मेरी बात, बस यहां से C इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, निकालू या हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट इसके बाद कह रहे हैं सिग्मा चार्ज है, कितना चार्ज है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, तो बताना है कि एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी, सिग्मा इंटू ए से आ जाएगा चार्ज, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी से एनर्जी आ जाएगी, सिग्मा इंटू ए से आ जाएगा चार्ज और हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी से एनर्जी आ जाएगी। अच्छा अगर मान लो सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, तो दोस्त रविशंकर त्रिपाठी बीच में फोर्स कितना होगा, मैं सिग्मा की टर्म से पूछा, तुम क्यू का गाना गा रहे हो। अच्छा क्यू को सिग्मा ही रख दो, वेरी गुड, यू आर अ गुड बॉय, क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन, याद होना चाहिए, बहुत शानदार। और क्या क्या होते हैं बेटा, फॉर्मूले क्या होते हैं बेटा फोर्स के, बेटा Q बाय ए होता है सिग्मा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो गई एक की फील्ड इनटू दूसरे का चार्ज, और इसको D से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, तो ये क्या बन जाता है, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी बन गया सी, तो U बाय डी, U बाय डी। अब यहां पर अगर सिग्मा की फॉर्म में तो बेटा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फील्ड आ गई एक की और दूसरे का चार्ज, नहीं तो वहां पे Q इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा ए पुट कर दो, वन एरिया पे चार्ज सिग्मा है तो ए एरिया पे सिग्मा है, क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है फोर्स, फोर्स क्या होता है बेटा बिटवीन द टू प्लेट्स, क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर बाय, बहुत शानदार। नेक्स्ट इसके बाद कह रहे हैं कि हेलो कम ऑन, तो थोड़ी भाग के आओ, हाँ दोस्त सब ठीक ठाक है, एक आध को और मंगाए क्या, हाँ बिल्कुल एक आध को और, अच्छा इसको ऊपर करें, लो ऊपर कर दो, खुश हो तुम, हाँ एक को और बुलाते हैं, किसको बुलाएंगे, मनोज, स्टाइल से मिटो ना यार, देखो यार है ना, बच्चे देखेंगे तो दूर दूर के, लेके आओ, हाँ दुकान खोलो, और दोस्त तबीयत तबीयत सब बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, कमाल। तो मेरे दोस्त थुड़थुड़ीली, बेटे 2 वोल्ट की बैटरी है, यहां पे 1.5 वोल्ट है, यहां पे एक रेजिस्टर है 9.5 ओम, और यहां पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है, मेरे को पता नहीं कितना है, निकाल लें। पहले गैल्वेनोमीटर से रीडिंग ली है ना, कहां पे आई, मान लो L1 पे आई, पहले E और R मान लेता हूं यार, बाद में वैल्यू पुट कर लूंगा, है ना। पहले L1 पे आई रीडिंग, फिर इसको क्लोज किया, फिर L2 पे आ रही रीडिंग, फिर कहां पे आ रही है, अलग फिगर बना के दिखाऊं या इसमें चल जाएगा, दूसरी बार जब लिया तो L2 पे आ रही है, पहली बार लिया तो L1 पे आ रही थी, दूसरी बार L2 पे आ रही है। पहली बार ज्यादा क्यों आई थी रीडिंग, क्योंकि पहली बार में क्या था, ये सर्किट ओपन था, पोटेंशियल ड्रॉप E का आ रहा था, तो E का पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा था, यहां में E का ड्रॉप आया, तो यहां में भी वही ड्रॉप आएगा, तभी बेटा पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, तभी करंट नहीं आएगा, क्योंकि जब बेटा जब सर्किट ओपन तो करंट होगा नहीं, तो यहां E का ड्रॉप आया, इसमें भी E का ड्रॉप होगा, तो ही पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, तो ही करंट 0 होगा। तो दोस्त कह दो हर्षा समझ में आ गया,
तो E इक्वल टू के L1। मान लो 1 लेंथ में K का ड्रॉप है तो L1 लेंथ में के L1 का। अब जब इसको क्लोज कर दिया, अब कितने का ड्रॉप आएगा यहां से यहां में? E अपॉन R प्लस R हो जाएगा करंट इंटू आर, I इंटू आर, वो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप। इसमें पोटेंशियल ड्रॉप या इसमें बात एक ही, क्योंकि पैरेलल में ये पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। 1 लेंथ में K का ना, L2 में के L2 कह दो, आ गया है ना। और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं ये इस पे। अब बेटा यहां पर अब इसको डिवाइड करो तो क्या बन जाएगा? R प्लस R अपॉन R इज इक्वल टू L1 बाय L2। R गिवन है, L1 L2 गिवन है, स्मॉल r निकालना है। एक ही अननोन, एक अननोन होना चाहिए। और क्या क्वेश्चन बन जाता है ऐसे कि कह देंगे ये पोटेंशियोमीटर का सर्किट है ना, एक बैटरी गैल्वेनोमीटर, इसका नल पॉइंट आ रहा है L1 पे। कहां पे आ रहा है? E1 के लिए आ रहा है L1 पे और E2 के लिए आ रहा है L2 पे। ओए गैल्वेनोमीटर का लगेगा तो बेटा जो इसमें ड्रॉप आएगा वही इसमें ड्रॉप, तभी इसमें नल पॉइंट आया होगा। तो E1 इक्वल टू के L1 और E2 इक्वल टू के L2। अरे हाँ ना तो बोल दो यार, पल्ले पड़ गया नहीं पल्ले पड़ गया। वहां से E1 बाई E2 क्या देगा? L1 बाई L2। कभी कभी कह देंगे बताओ पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, जैसे इनके में आया था क्वेश्चन में, मेंस के पेपर में आया था फरवरी वाले में। वहां पर क्या था, पहले क्या था, वहां पर इसका रेजिस्टेंस दे रखा था आपको 16 ओम, इसका दे रखा था 4 ओम और लेंथ दे रखी थी 4 मीटर, है ना। और इसका मेरे को याद तो नहीं कितने वोल्ट की बैटरी थी, मान लो 5 वोल्ट की थी। कितने वोल्ट की थी? तो 5/20 ये हो गया करंट, 16 प्लस 4 ये हो गया रेजिस्टेंस 20, तो ये हो गया करंट I इंटू आर, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियोमीटर वायर में। ये पोटेंशियल डिफरेंस आया पोटेंशियोमीटर वायर में। ये बात समझ में आ गई? E अपॉन आर प्लस आर, ये हो गया करंट, I इंटू आर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 4 मीटर में, तो 1 मीटर में इतने का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। इसकी वैल्यू क्या जाएगी? 5 4 20 4 4, अरे 1 वोल्ट पर मीटर, बहुत ही शानदार, 1 वोल्ट पर मीटर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब अगले वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं 10 वोल्ट की एक बैटरी, 3 ओम है उसका रेजिस्टेंस, 8 वोल्ट 2 ओम, है ना। और यहां पर बेटा मेरे को आंसर दे दिया माइनस, मतलब आंसर तो डेफिनेटली प्लस ही आएगा भाई। आंसर तो डेफिनेटली वोल्ट मीटर प्लस माइनस दोनों रीड करता है, लेकिन उसके लिए इनको मेंशन करना पड़ेगा पॉजिटिव टर्मिनल वोल्ट मीटर का कौन सा है। नहीं तो वोल्ट मीटर जो हमारा होगा, हम ये मान के चलेंगे वोल्ट मीटर केवल और केवल क्या मेजर करता है? पॉजिटिव वैल्यू मेजर करता है। क्या मेजर करता है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मेजर करता है। अगर वहां पर मेरे को टर्मिनल मेंशन करेंगे तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि पॉजिटिव टर्मिनल पे अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रीड करेगा, और अगर नेगेटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव लगाया तो फिर वो नेगेटिव रीड करेगा। पॉजिटिव टर्मिनल को अगर पॉजिटिव से कनेक्ट करो तो पॉजिटिव नापेगा, और पॉजिटिव से नेगेटिव को कनेक्ट करो तो फिर क्या नापेगा? नेगेटिव। बस इतनी सी बात होती है ना। हालांकि आप में कहां आने वाला, पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बताना है इनके अक्रॉस। ये 10 वोल्ट 3 ओम, 8 वोल्ट 2 ओम, 2 ओम 3 ओम, 10 वोल्ट 8 वोल्ट। ठीक है, अब बेटा कैसे निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बता दो जरा ध्यान से। पहले करंट बता दो, 10 और 8 जुड़ रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर ये बैटरी इधर मूव करके खड़ी होती तो अपोजिट डायरेक्शन में होते। ये कहता करंट इधर आ, ये भी कह रहा करंट उधर जा, तो करंट क्या हो जाएगा? 18/5। क्या हो जाएगा? करंट 18/5। ये हो गया करंट। और बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? मान लो ऊपर वाले में निकाल रहा हूं तो E माइनस आई आर, 10 माइनस 3/5 इंटू 18/5। सही कह रहा हूं? E माइनस, अरे ये 5 क्यों आ गया? E माइनस आई आर ना, 10 माइनस 3 इंटू आई, आई क्या था? 18/5। 18/5 हो गया 3.6 इंटू 3, 3.6 इंटू 3 क्या होता है? 10.8, माइनस 0.8 आ रहा है, पर आंसर क्या होगा? +0.8। पोटेंशियल डिफरेंस बताना। क्या बताना? पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। अब कह रहे हैं बल्ब है, क्या है बेटा? बल्ब है, और क्या मार्किंग है उन पे बता दो जरा। अरे P1 और P2 है, सीरीज में पावर कितनी डिसिपेट करेंगे और पैरेलल में। देखो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलो बेटा, अगर बल्ब पे मेंशन्ड है वोल्टेज और पावर, जैसे मान लेंगे 220 वोल्ट और 100 वॉट लिखा है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? अरे V²/R पावर होती है, इतनी वोल्टेज पे इतनी पावर मिलती है। अगर बल्ब पे लिखा है 200 वोल्ट और 100 वॉट, इसका मतलब इतनी वोल्टेज पे ये पावर आती है। V²/R से आप पावर निकाल सकते हैं। निकाल पाएंगे या नहीं? यहां से R आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा? तो जो भी बल्ब पे बेटा स्पेसिफाइड वोल्टेज और स्पेसिफाइड वोल्टेज है, तो V²/R पावर होती है, V²/R पावर होती है। आप हंस पाते हो कभी? भैंस
हाँ सब ठीक ठाक है, इंसान बनो। हंस सकता है ना इंसान, ऐसे सड़ी शक्ल बना के बैठ जाते हैं। 220 का स्क्वायर बाय 40, 220 का स्क्वायर बाय वी स्क्वायर बाय आर, ये होती है पावर। और बेटा वी स्क्वायर बाय आर पावर होती है, तो आर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय पी, पहले वाले का रेजिस्टेंस आ जाएगा, ऐसे ही दूसरे वाले का रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्या तो आ गया यार, फिर सीरीज में लगा दिया, तो बेटा अब पावर क्या आएगी, वोल्टेज तो वही है, वी स्क्वायर अपॉन आर वन प्लस आर टू। पहले आपने एक का रेजिस्टेंस निकाला, दूसरे का निकाला, वी स्क्वायर अपॉन आर वन प्लस आर टू, और पैरेलल में लगाओगे तो वी स्क्वायर अपॉन आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। क्या दो आ गया। हालांकि मेरे को पता क्या लगता है आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा नीट 21 में, मेरे को लगता है नीट 21 में जो क्वेश्चन आएगा वो होगा, आपको स्पेसिफाइड वोल्टेज गिवन होगी, आपको उसकी पावर गिवन होगी, और कह देंगे रेजिस्टेंस क्या है, बस वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू पावर से आर निकालो वी स्क्वायर बाय पी, ना करके आए तो टांगे तोड़ देंगे, है ना। हाँ हेलो मेरे दोस्त, इसका नाम क्या है, अजीत द चिंपैंजी। अजीत पुत्र बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर कोई कह देगा दो रेजिस्टेंस है, ओ सॉरी दो बल्ब है आइडेंटिकल, दोनों को लगा दिया सीरीज में, अब पावर क्या आएगी, दोनों की रेटिंग वही थी वी वोल्ट, मतलब दोनों आइडेंटिकल थे, तो आर आर क्या हो गया 2r, पहले वी स्क्वायर बाय आर एक से पावर आती थी, अब बेटा आर आर हो गए सीरीज में, तो क्या आ जाएगी वी स्क्वायर बाय 2r, हाफ आएगी, अब क्या आएगी, और अगर लगा दिए पैरेलल में तो वी स्क्वायर अपॉन आर बाय टू, वी स्क्वायर अपॉन 2v स्क्वायर बाय आर। और अगर मान लो कह दिया हमने लगाया सीरीज में, तो किसी एक बल्ब की पावर कितनी होगी, वी स्क्वायर बाय 2r जो है वो दोनों की मिला के है p बाय 2, तो एक की क्या हो जाएगी 1/4। तीन को सीरीज में लगा दिया तो वी स्क्वायर बाय 3r तीन की मिला के है, एक की क्या होगी वी स्क्वायर बाय 9r, p बाय 9, p बाय, क्या तो आ गया समझ में यार। n बल्ब लगा दी सीरीज में तो टोटल पावर आएगी p बाय n, और एक की आएगी p बाय n स्क्वायर। पैरेलल में तो कोई पंगा ही नहीं, पैरेलल में तो कोई पंगा ही नहीं। सीरीज r होता है r1 प्लस r2, वी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, 1 बाय पी इक्वल टू 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P2, अरे वाह। और पैरेलल में 1, ओए 2 नीचे था, है ना, वी स्क्वायर बाय आर को पावर क्या दी, अरे हाँ यही आ गया, तो पैरेलल में ये होती है बेटा पावर, और सीरीज में क्या होती है बेटा r इक्वल टू r1 प्लस r2, ओ ये सीरीज वाला तो हो गया ना, पैरेलल 1 बाय आर इक्वल टू 1 बाय r1 प्लस 1 बाय r2, अब वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगी इक्विवेलेंट पावर P1 प्लस P2, क्या तो आगे। लेकिन बेटा मेन कॉन्सेप्ट क्या सुन लो, क्योंकि वो हो सकता है वहां पर ये रिलेशन ना चले, हो सकता है दोनों के लिए स्पेसिफाइड वोल्टेज सेम ना हो, फिर थोड़ी ना ऐसे कर सकते हो, फिर कैसे करेंगे, वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू पावर से रेजिस्टेंस निकालेंगे एक का, वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू पावर से रेजिस्टेंस निकालेंगे दूसरे का, और सीरीज में R1 प्लस R2 गया, और मान लो उनको लगाया हमने 3v वोल्ट पे, जितनी भी वोल्ट पे लगाया, तो वी स्क्वायर बाय टोटल रेजिस्टेंस से पावर निकालेंगे। क्या तो आ गया समझ में यार, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में बेटा क्या कह रहे हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भाई देखो इसको ना रट्टा मार लो, अगर अंदर से हॉलो है, ये मेंस एडवांस दोनों में आया वो क्वेश्चन है, अंदर 0 फिर ऐसे और फिर ऐसे, स्क्रीनिंग जब IIT लेता था तो उसमें भी आया था, ये आपको रट्टा मार लेना, क्या आएगा बेटा ग्राफ, अंदर 0 फिर ऐसे फिर, है ना, मैं इसकी मैथ्स नहीं समझाऊंगा आपको, है ना, और क्यों समझना है, क्या है बेटा अंदर से कुछ पोर्शन निकला हुआ है, करंट डेंसिटी जब यूनिफॉर्म, और अगर पूरा भरा होता तो प्रोपोर्शनल टू आर होता है, तो क्या होता है ना। इसके बाद बेटा करंट पूछ रहे हैं, वो सॉरी करंट दे रखे हैं वायर में, पूछ रखा है मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, यहां पर बेटा करंट ऊपर को है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को आएगी इसके कारण, करंट नीचे को है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर को आएगी, बाहर को। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, इसके कारण अंदर को, इसके कारण बाहर को, 9 एम्पियर इसमें करंट है, इसमें 3 एम्पियर करंट है, बहुत शानदार, इससे डिस्टेंस 2 है, इससे डिस्टेंस 6 है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट 9 अपॉन 2 पाई आर, आर क्या हो जाएगा 2, माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई 6, कोई मदद मत करना, सब खाली बैठे रहना, म्यू नॉट 9 बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट 8 बाय 4 पाई, अरे म्यू नॉट आई बाय 2 पाई R1 माइनस म्यू नॉट आई बाय 2 पाई R2, सेम डायरेक्शन में होता तो प्लस कर देते, हाँ ना बोलो यार। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और हमने लगा दी बैटरी डीसी, कौन सी लगा दी बैटरी, तो आउटपुट क्या आएगा 0,
अरे भाई एसी के लिए ट्रांसफार्मर बना है ना, क्योंकि उसमें करंट नाचता है, चेंज होता है करंट। ये कॉइल है, ये एक और कॉइल है ना। अब इस कॉइल में करंट चेंज करोगे तो ही तो बेटा फ्लक्स चेंज होगा। इस गधे को बोलो इधर देखे, इधर देखो इधर, ये एक कॉइल है, ये एक कॉइल है, ये गुल है ना, ये कॉइल है, इसमें करंट चेंज होगा तो ही तो इससे फ्लक्स चेंज होगा, तो ही तो ईएमएफ आएगा। अब डीसी लगा दिया, करंट चेंज ही नहीं हो रहा, उसकी झंड हो गई, वो बोर हो रहा है, फ्लक्स चेंज नहीं हो, कोई ईएमएफ डेवलप नहीं हो, क्या आ जाएगी बेटा, रीडिंग क्या आएगी, जीरो, आउटपुट क्या आएगा, जीरो, आउटपुट क्या आएगा। बहुत शानदार। नेक्स्ट 31 बेटा, पावर कह रहे एसी सर्किट में जीरो है। एसी सर्किट में पावर क्या होती है, वीआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाई। पावर जीरो कब होगी, जब फेज डिफरेंस 90 हो। पता कब होता है, किसमें होता है 90, बताओ, जब इंडक्टिव सर्किट होता है, जब कैपेसिटिव सर्किट होता है, या जब एलसी दोनों हो। रेजिस्टेंस ना हो तो पावर डिसिपेटेड जीरो, रेजिस्टेंस ना हो तो पावर डिसिपेटेड, एक बार लेता है एनर्जी फिर दे देता है, एक बार लेता है एनर्जी फिर दे देता है वापस। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, कंडक्शन करंट के बराबर होता है मैग्नीट्यूड में। डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के बराबर होता है मैग्नीट्यूड में 99% सिचुएशन में, है ना। डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के बराबर होता है मैग्नीट्यूड में, और लेकिन प्रोड्यूस किसके कारण होता है बेटा, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइम वेरिंग, प्रोड्यूस तो वैसे वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, है ना। चलिए, मतलब जहां पर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड थी वहां पे बायोट सेवर्ट लॉ सही नहीं आया था, उसको सही करने के लिए एक चीज जोड़ी गई थी जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब यहां पर बेटा चौथी इमेज की पोजीशन पूछी है M1 से। हेलो, तुम बैठे हो दिलीप बहादुर, कम ऑन निकलो बाहर। हाँ नयन, तुमने जन्म किस लिए लिया है, तुम जब पैदा हुए थे लिखा गया था कि एक दिन तुम दक्षिणा जाओगे, वहां जाके खूबसूरती से मिटोगे। ये कमाल, जल्दी से मिटो, लात मार देंगे तो जोर से। बेटा जल्दी मिटो, मैंने लात मार दी नहीं, बदतमीज के इतना हल्के हल्के मिटो रहे हैं। सुबह तो पता नहीं क्या करते होगे यार। ओ तुमको तो टाइम ज्यादा लगता होगा, बिकॉज क्लीनिंग टाइम इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। भाई गुरदोस्त से पूछ रहा, समझ में नहीं है यार ये समझा, वो बता रहा है, अजीत उसको समझा रहा है, इसको टाइम नहीं लगता है। हाँ आइए देखिए बेटा, मेरी बात सुने ध्यान से। अब बेटा देखो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। बेटा देखो, एक बार की बात है, कब की बात है ना, अपना भाई बागा कपड़े लेने गया, है ना, ट्रायल रूम में गया और देखा खूब सारे बागा खड़े थे नीला लक्स पहन के। तो बेटा पहली इमेज कहां बनेगी, 6 पे। कहां बनेगी, इधर पहली इमेज कहां बनेगी, 15 पे, है ना बागा। अब इसकी इमेज कहां बनेगी, अब देखो यहां से 6 है तो यहां से क्या होगा, 6 + 21 27 पे कहां बनेगी। पर ऐसा नहीं करना होता, आपको खाली ऐसे लिखना होता, 6 पहली इमेज बनी, इधर पहली इमेज बनी 15 पे। जब 6 की इधर इमेज बनेगी तो 21 ऐड कर दो, 27। 15 की इमेज इधर बनेगी, 15 यहां से डिस्टेंस, यहां से कितना डिस्टेंस हो गया, अब ये ऑब्जेक्ट हो गया इसके लिए 15 + 21, तो 15 में 21 जोड़ दो, 20 जोड़ो 35 36, फिर 21 जोड़ो, इसकी इमेज कहां बनेगी, 36 वाले की, 36 + 20 56 57, इसकी कहां बनेगी, +21 कर दो, 21 जोड़ो तो क्या है 48, +21 जोड़ दो कितना आएगा 69, +21 जोड़ दो क्या आएगा 78। अब मैं रात तक करता रहूं, चौथी इमेज पूछिए इसमें 78 इज द आंसर। वेरी गुड, शानदार तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये आपको एक और चीज याद करनी है, अगर सिल्वरिंग कर दी, थिक मिरर है, ऑब्जेक्ट रखा है एच पे, कहां रखा है एच पे, तो ऑब्जेक्ट और इमेज की जो डिस्टेंस होती है, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, वो क्या होती है बेटा 2h + 2t/μ, 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 2h + और बेटा याद करो एक दिन की बात है, एक ऑब्जेक्ट था, स्लैब थी, कोई सिल्वरिंग नहीं कर रखी है, यहां से रे जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, फिर नॉर्मल से अवे जाएगी,
इमेज कुछ आगे आ जाएगी, शिफ्ट हो जाती थी, और वो शिफ्ट आती है T1 माइनस 1 बाय म्यू, T1 माइनस 1 बाय म्यू, T1 माइनस 1 बाय म्यू, T1 माइनस 1 बाय म्यू। और इस पे डिपेंड नहीं करता कितनी दूर है। कोई कह देगा स्लैब को मूव करेंगे तो इमेज मूव होगी, नो, क्योंकि जो शिफ्ट आनी है वो T1 माइनस 1 बाय म्यू आनी है, एंड दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेटा अगर स्लैब को मूव करोगे तो इमेज कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी? 0 से। कितने से मूव करेगी? क्योंकि जो शिफ्ट आनी है ना बेटा, देखो अगर बीच में मैंने रख दिया कांच की स्लैब तो मेरे को दिखाई देगा मुकेश पास में, अब वो कहां रखी उससे मतलब नहीं। तो अगर कांच का स्लैब आगे आ रहा है ना, तो मेरे को मुकेश मूव करता हुआ दिखाई नहीं देगा। हाँ, थोड़ी देर में कांच की स्लैब आके मेरे को टकराएगी, है ना, फिर मैं चलूंगा, फिर मेरे को आप चलते हुए दिखाई दोगे, रिलेटिव मोशन होगा। क्या दो आगे समझ में यार? अच्छा, इसके बाद बेटा मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। कह रहे एफ ओ एफ ही दे रखे बेटा, एडजस्टमेंट नहीं देते तो कौन सा होता है? नॉर्मल, है ना, और हमेशा बेटा नॉर्मल ही आना है। बेटा नॉर्मल एडजस्टमेंट बेटा क्या होती है? बेटा मैग्नीफाइंग पावर एफ ओ बाय एफ ई। क्या होती है बेटा? एफ ओ बाय एफ ई, और वो क्या होती है? एफ ओ प्लस एफ ई लेंथ। तो बेटा 25 और 52, 25 और 52। एमिटर बेस फॉरवर्ड, बेस कलेक्टर रिवर्स, एमिटर बेस फॉरवर्ड, बेस कलेक्टर रिवर्स, एमिटर बेस फॉरवर्ड, बेस कलेक्टर रिवर्स। 3 क्वेश्चन आए हैं यहां पे बेटा ट्रांजिस्टर के मुफ्त में। कह रहे कौन सा सबसे हेवीली डोप्ड होता है? हेवीली डोप्ड कौन सा होता है बेटा? एमिटर। मॉडरेटली डोप्ड कौन सा होता है बेटा? कलेक्टर। और सबसे कम डोपिंग किसमें होती है बेटा? बेस में। सबसे बड़ा एरिया किसका होता है? कलेक्टर का। सबसे थिन कौन होता है? बेस। बीच का कौन होता है? एमिटर, एरिया वाइज, है ना। और एक आया है बेटा वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन क्या होता है बेटा? करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन। करंट गेन इनटू, करंट गेन गिवन था 50, और रेजिस्टेंस गेन कितना है बेटा? 5 लोड रेजिस्टेंस और 1 बेटा इनपुट रेजिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा? 250। क्या हो जाएगा बेटा? यार कह दो आ गया भाई, यार नहीं समझ में आया क्या? आ गया समझ में? ठीक है, कौन से क्वेश्चन पे आ गए? 37, वेरी गुड। 37 कह रहे लाइट लीनियरली पोलराइज्ड है। बेटा लाइट कैसी भी हो, पोलराइज्ड हो या नहीं हो, बेटा ईएम वेव है, ई नॉट साइन ओमेगा टी टाइप का। बेटा आप मेरी बात समझ रहे हैं ना बेटा? वेरी तो करेगी बेटा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है लीनियरली पोलराइज्ड लाइट में, पोलराइज्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन बेटा उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा। बेटा जो मैग्नीट्यूड होता है दैट वेरीज पीरियोडिकली विद टाइम। ठीक है, ये क्वेश्चन अब कितनी बार आ चुका है मेरे को गिनती नहीं है इस क्वेश्चन की। एच न्यू माइनस 5 होता है ईवीएस। क्या होता है बेटा? एच न्यू माइनस 5 ईवीएस। क्या होता है? एच न्यू माइनस 5 ईवीएस, है ना। तो एच न्यू माइनस 5, और वर्क फंक्शन को क्या लिखते हैं? एच न्यू थ्रेशोल्ड या एच सी बाय लेमडा थ्रेशोल्ड। एच न्यू थ्रेशोल्ड या एच सी बाय, यार कह दो आगे यार। तो एच न्यू थ्रेशोल्ड इज इक्वल्स टू ईवी, और दूसरा बेटा क्या इक्वेशन बनेगी बताओ जरा? एच न्यू बाय 2 माइनस एच न्यू टी एच, और क्या आ जाएगा? ईवीएस। कर पाएंगे? डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं अगले क्वेश्चन, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं।